गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग का कौन सा टॉपिक है, तो आज हम लोग अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ टॉपिक देखेंगे और वो किस तरह से, तो क्वेश्चन के नज़रिए से। और हम लोग कर क्या रहे थे, तो हम लोग बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसका मेन, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का समग्र अध्ययन कर रहे थे। उसी में आज कौन सा टॉपिक है, तो अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उल्लेख करते हुए इसके समक्ष मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करें और उनसे निपटने के लिए उपाय भी सुझाइए। तो इसमें क्या क्या जानने को मिलेगी हमें, तो हमें जानने को मिलेगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, उल्लेख करना है, यानी इसके बारे में समग्र जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसके समक्ष चुनौती क्या है, तो चुनौती हर योजना में जो होता है तो इसमें भी होगा, और इसको निपटने के लिए सुझाव तो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री विकास योजना कौशल है, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम है। क्यों स्किल की बात आ गई कि भारत में कहा जाता है कि भारत में तो एजुकेशन है, शिक्षा है, बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन जो बाज़ार यानी जो औद्योगिक रिक्वायरमेंट है उस अनुरूप में यहाँ के जो ग्रेजुएटधारी है या पढ़े लिखे हैं या जो अनपढ़ लोग या कोई भी जो काम करते हैं उनमें उस तरह का स्किल नहीं है। यही कारण है कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या जो कंपनी कारखाने हैं उनके मन के लायक लेबर या कर्मचारी नहीं मिल पाते हैं। जब से मोदी सरकार आई है तो इन्होंने सोचा चलो हम लोग स्किल ठीक करते हैं। कुछ लोग इसको स्किल नहीं, इसको कह दिया कि इन्होंने किल इंडिया मिशन लगाया है। ये तो बाद की बात है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या जानना है। ठीक है, तो देखिए कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। इसका आरंभ कब हुआ, तो 15 जुलाई 2015 को, यानी मोदी पार्ट 1 में ही हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इस योजना का उद्देश्य 15-16 के दौरान 24 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था, जो वास्तविकता के धरातल पर अधूरे रह गए, यानी पूर्ण कार्यक्रम न हो पाया। यह योजना देश में कुशल मानव संसाधन निर्माण करने के लिए लाया गया है। इस योजना में श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले कक्षा 10वीं व 12वीं की वो विद्यार्थी जो पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाई पढ़ाई छोड़ लिए हो तो आप कुछ सीख लो कि ताकि कमा सको और अपना परिवार का पालन पोषण कर सको। इसके तहत कौशल प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्रारूप और उद्योग कौशल मानकों पर आधारित है। यानी इसमें क्या रखा गया है, इसका टारगेट कि उद्योग से संबंधित जो स्किल हो उसको ही सिखा दें। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम प्रशिक्षण, याद कीजिए यहाँ पर नाम, इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम प्रशिक्षण भागीदारी के जरिए केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार से संबंध प्रशिक्षण प्रदाताओं का उपयोग प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इससे संबंधित कुछ बिंदु हैं, देखते हैं। प्रशिक्षण में क्या होगा, तो यहाँ देखिए प्रशिक्षण का फोकस उन्नत पाठ्यक्रम, बेहतर शिक्षा शास्त्र और बेहतर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों पर होगा। कि ट्रेनर ऐसा लाएंगे कि वो स्किल हो, तब ना ट्रेनिंग जो प्राप्त करेगा वो भी परफेक्ट होगा। दूसरा, प्रशिक्षण में सॉफ्ट स्किल, व्यक्तिगत विकास, साफ सफाई के लिए व्यवहार में परिवर्तन काम करने की प्रणाली को शामिल किया जाएगा। तीसरा, प्रशिक्षुओं को मौद्रिक पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, यानी अच्छा सीख लिए हो लो कुछ पैसा भी ले लो और सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रत्येक प्रशिक्षु को 8,000 रुपये का औसत मौद्रिक पुरस्कार दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण पर आने वाले कुल 1120 करोड़ रुपए के परिव्यय में 220 करोड़ रुपए पहले सीखने की मान्यता पर आवंटित किया गया है। यानी अगर कोई कोर्स है, मान लेते हैं कि वो कोर्स 100 घंटा का है, 100 आवर का है, अगर कोई स्टूडेंट इसको 80 आवर में ही सीख लेता है तो उसके लिए इसमें उसको अवार्ड दिया जाएगा, खर्चा किया जाएगा। इस योजना के उत्तर पूर्व के क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये नॉर्थ ईस्ट कौन कौन है,
नॉर्थ ईस्ट में टोटल 8 स्टेट आते हैं, एक 7 जो असम की बहन है 7 सिस्टर्स +1 कौन तो सिक्किम है। और जो 7 सिस्टर में कौन है तो आपको बीच में इस तरह का ही ना इसी टाइप का ना असम है, ऊपर से पूरा ही अरुणाचल प्रदेश है यहाँ तक आता है। उसके बाद थोड़ा सा नागालैंड है, नागालैंड के बाद थोड़ा सा मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम जो यहाँ पे इस तरह से निकला हुआ क्षेत्र है, और त्रिपुरा इधर ये त्रिपुरा का क्षेत्र है। और यहाँ पर ये कौन है तो सिक्किम है 8वां राज्य, और यह दार्जिलिंग का क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल का है, और यहाँ पर बांग्लादेश है। क्लियर है। और यहाँ देखिए इस योजना का लक्ष्य क्या है कि उत्तर पूर्व के क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण देना है, ताकि सबसे अधिक बगावत यही होती है, के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित कर उनके कौशल का विकास किया जाएगा। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2015 में भारत की प्रथम एकीकृत राष्ट्रीय नीति कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 को मंजूरी प्रदान की थी। यह नीति सफल कौशल रणनीति की कुंजी के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी योजना की जरूरत स्वीकार करती है। यह नीति कम अपेक्षित मूल्य यानी कम इसमें खर्चा होगा, औपचारिक शिक्षा से एकीकरण का अभाव। औपचारिक शिक्षा मतलब क्या, कोई एक बच्चा है वह पहले 0 से 5 क्या करेगा, वो प्राइमरी, फिर 6 to 8 पहले वो मिडिल था, और उसके बाद में 9 10 क्या हो गया, वो हाई स्कूल सेकेंडरी, उसका सीनियर सेकेंडरी 11 एंड 12, और उसके बाद में ग्रेजुएट के लिए उसको चाहिए 3 साल का समय। तो क्या स्कीम होता है कि 10 + 2 + 3 यही ना पूरा एकीकृत शिक्षा व्यवस्था है। लेकिन कुछ बच्चे हायर एजुकेशन तक ही रह जाते हैं, कुछ प्राइमरी तक ही रह जाते हैं, कुछ इंटर पास करता है यानी हायर में, सेकेंडरी हायर में पहुंचता है, और कुछ ही बिरले ही ग्रेजुएट होते हैं या उससे आगे मास्टर डिग्री प्राप्त करते हैं वाली बात थी। तो आगे देखिए क्या होगा इसमें, इसमें है कि जो बच्चे रास्ते में छूट जाएंगे उनको कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 को मंजूरी प्रदान की गई थी। यह नीति सफल कौशल रणनीति की कुंजी के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी योजना की जरूरत स्वीकार करती है। यह नीति कम अपेक्षित मूल्य, औपचारिक शिक्षा से एकीकरण का अभाव, निष्कर्ष पर ध्यान देने का अभाव, प्रशिक्षण के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षकों का अभाव आदि बाधाओं को क्या करेगा तो दूर कर देगा। महिलाओं के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों पर नीति में विशेष ध्यान दिया गया है। उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के दायरे के भीतर और बाहर संभावित उद्यमियों को शिक्षित और समर्थ बनाने की बात की गई है। आगे देखिए, लेकिन कुछ इसमें चुनौतियां भी हैं, जैसे इस योजना के क्रियान्वयन के समक्ष आने वाली चुनौतियां। जैसे देखिए, इस योजना का लाभ अधिकतर शहरी युवाओं को प्राप्त हो रहा है, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में यह योजना उतनी प्रभावी नहीं है। दूसरा, जुलाई 2017 के प्रथम सप्ताह के आंकड़ों के अनुसार लगभग 30 लाख प्रशिक्षित लोगों में से मात्र 3 लाख लोगों को ही नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। आगे देखिए, कौशल विकास के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता कई बार बाजार की जरूरत के अनुरूप नहीं होती है। जब वो औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया तब उसको स्किल का विकास ना हो पाया, और आप ये थोड़ा सा बूटी खिला दोगे तो स्किल प्राप्त कर लेगा, ये समझने वाली बात है। प्रशिक्षित होने के बाद अत्यंत कम वेतन दिया जाना कामगारों के समक्ष एक बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि अब कंपनी बोलेगी कारखाना, अरे तुम विधिवत शिक्षा प्राप्त करके थोड़े आए हो, न तुम्हारे पास डिप्लोमा है, न तुम्हारे पास डिग्री है, न कुछ, तुम तो स्टेपनी लेकर आ गए हो, तो इसका लिए तुमको वेतन पूरा नहीं मिलेगा। आगे देखिए, PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र खोलने के कार्य को अपेक्षा के अनुरूप गति न मिल पाई है, यानी कि प्रशिक्षण केंद्र है ये भी कम खुल पाए हैं। अब आगे देखिए, इसको क्या किया जाए,
तो जिला स्तर पर कौशल विकास केंद्रों की स्थापना कर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब तो ब्लॉक लेवल पर और ये कहें कि ब्लॉक से भी नीचे के लेवल पर इस तरह के इंस्टीट्यूट अब खुल गए हैं, जहाँ देखो पहले जहाँ पर छोटे मोटे कोचिंग सेंटर थे या बहुत छोटे मोटे काम करते थे, और वहीं पर अब क्या नया बोर्ड लग गया होगा, तो ये लग गया है मोदी जी का एक बहुत बड़ा चेहरा है, और वहाँ पर लिखा रहता है यही PMKVY केंद्र। दूसरा देखिए, जिला स्तर पर कार्य योजना के निर्माण के दौरान यह जानकारी इकट्ठी करनी होगी कि किस तरह के कामगार की जरूरत कहाँ पर है और उसके लिए कितने वेतन पर दूसरे स्थान पर काम करना संभव है। आगे देखिए, लेकिन इसका क्या निगेटिव है कि इसमें केवल औद्योगिक स्किल पर ही ध्यान दिया जाता है। कम से कम कृषि के लिए भी तो सिखाया जाता है। आप कहिएगा कि कृषि की भी तो जानकारी होती है, वो नहीं। जैसे वो अभी भी हजारों लोगों में से कितने लोग होंगे जिनको गाय से दूध निकालने आता होगा? कितने लोग हो जिनको पेड़ पर चढ़ने आता होगा? तार का पेड़ हो, खजूर का पेड़ हो, नारियल के पेड़ हो, उस पर कितने लोग चढ़ सकते हैं? इस सब का स्किल यहाँ पर शिक्षित करने की आवश्यकता है। आगे देखिए, सार्वजनिक परियोजनाओं में PPP के होने के में से मुख्य फायदा यह होता है कि निजी कंपनियां डिजाइन, निर्माण और संचालन की उत्कृष्ट कार्यकुशलता सार्वजनिक सेवा के लिए लाती है। ऐसा तर्क दिया जाता है कि निजीकरण से परियोजना संचालन में ज़्यादा कुशलता आती है, जिससे परियोजना लागत में बचत और लाभ अधिकतम होती है। अब यहाँ पर क्या बात आई निजीकरण से, तो देखिए, पहले पॉलीमर हिंदुस्तान पॉलीमर था, जो विशाखापट्टनम में गैस का रिसा हुआ है, जो स्टाइरिन गैस का रिसा हुआ है। ये भी आने वाले समय में क्वेश्चन बनेगा। लेकिन वो पहले हिंदुस्तान पॉलीमर था, सरकारी कंपनी थी PSU। उसको 1978 में दूसरे किसी के यहाँ से बेच दिया गया, और फिर 1997 में कौन, तो LG, जिसका हम लोग फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, TV आदि बहुत मोबाइल भी देखते हैं, उसने LG पॉलीमर ने इसका अधिग्रहण कर लिया और यह LG पॉलीमर हो गया। अब देख रहे हैं वो कितना लाभ में चला गया, जो एक्सीडेंट हो गया और उसमें कितने लोग मारे जाएंगे, यह भी कुछ कहना मुश्किल है। आगे देखिए, ऐसे सुनने में तो PPP बहुत अच्छा लगता है। इसमें क्या होता है, यह पब्लिक यानी सरकार, प्राइवेट यानी व्यक्ति, और पब्लिक प्राइवेट और दोनों में गेम करेंगे, आपस में पार्टनरशिप कर लेंगे, मिल के काम करेंगे। PPP मॉडल के पक्ष में एक प्रमुख दावा यह भी किया जाता है कि चूंकि इस मॉडल में निजी वित्तीय संसाधनों का उपयोग होता है, जिससे परियोजना में सार्वजनिक संसाधन लगाने ही नहीं पड़ते हैं। ये बचे हुए सार्वजनिक संसाधन सरकार की दूसरी नीतिगत प्राथमिकताओं के लिए काम में लाए जा सकते हैं। आगे देखिए, हालांकि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भारत में PPP परियोजनाओं से जुड़ी कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियां भी हैं, जैसे दोषपूर्ण रिस्क शेयरिंग। नफ़ा होगा वही उसी कंपनी में, उसी प्रोजेक्ट में हाथ लगाएंगे, और जिसमें नफ़ा नहीं होने वाला है उसमें कौन आएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। अयोग्य बिजनेस मॉडल। बहुत बड़े बड़े नेता हैं, ये तो सब जिंदगी भर नेतागिरी करेंगे, लेकिन इनका कोई बेटा होगा, अब वो कहेगा चल भाई पापा हाँ मैं भी कंपनी खोलूँगा। ये कंपनी खोलेगा, नेताजी इसको रेफर करेंगे और सारा शेयर इसका एक नेताजी खरीदवा देंगे किसी के माध्यम से। तो ऐसे कंपनी का क्या होगा समझ सकते हो। वित्तीय अस्थिरता, जब इस तरह का काम होगा तो इकोनॉमिकल रिसेशन क्या कहेंगे उसको, अस्थिरता, टर्बुलेंस की स्थिति तो रहेगी ही, जिसकी वजह से निजी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद निवेश बाहर निकाल लेती है। PPP के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी हद तक निजी क्षेत्र बैंक कर्ज पर ही निर्भर रहते हैं, यानी कोई निजी क्षेत्र आएगा तो वो अपना पैसा न लगाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक से ही पैसा लेना चाहेगा। अगर फेल नफ़ा हुआ तो उसका, फेल हो गया तो सरकार का गया। बैंक का अपना क्षेत्रवार लक्ष्य होता है, जिसके पूरा होने के बाद PPP प्रोजेक्ट के लिए कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर भी भारत जैसे देश में जहां अधिकतम आबादी अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए सरकार पर आश्रित है, वहां के लिए PPP मॉडल काफ़ी मददगार साबित होगी। तो क्लियर है। तो आज हम लोग क्या देखें, तो आज हम लोग देख लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उल्लेख करते हुए इसके समक्ष कुछ मौजूद चुनौतियों का उल्लेख और उसे कैसे निपटारा किया जाए। तो क्लियर है। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।